खुद मुख्तार या फिर मजालिम का शिकार? इसकी वजह से 3 बच्चियों की जान गई। अगर इनको कुछ चाहिए था हम अपना पूरा घर बेच देते हैं। ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि खुदकुशी की है। जहर खाया। जो उसके विटनेस थे केस के दौरान, उनके खिलाफ भी झूठी एफआईआर कटवाई। मजाजी खुदाओं ने किया अपनी ही जीवन साथी का जीवन तमाम। जो खाविद ऐसे करते हैं उनको इबरतनाक सजा दी जाए। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। ये कॉल उन तमाम खवातीन पर लागू होता है जो किसी की बेटी, बहन, बीवी या माँ के रिश्ते से बंधी होती हैं। बदकिस्मती का मकाम ये है कि औरतों की इज्जत, एहतराम, प्यार, मोहब्बत का मकाम मगरिबी माशरे में तो मिलता है, मगर मशरकी माशरे में जहाँ इंसानी तहजीब ने आँख खोली और परवान चढ़ी, वहाँ औरतों के साथ तीसरे दर्जे के शहरी वाला सलूक किया जाता है। क्यों रखा हुआ है मुझे? मैं तो चली गई थी तुझे छोड़ के। तूने अदालत में मेरे तलवे चाटे थे। बकवास करती है, जबान चलाती है मुझसे, मेरी बदनामी करेगी तू। पाकिस्तान में शहरी खवातीन के साथ निस्बतन बुरा बर्ताव कम किया जाता है, जबकि देही इलाकों में खवातीन बड़ी कस्मा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारती हैं। इस सूरत हाल को बेहतर खतूत पर इस्तेवार करने की खातिर गुज़िश्ता दिनों पंजाब असम्बली ने खवातीन के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक बिल की सिफारिश मुश्तरका तौर पर मंजूर की है, जिसकी रूह से अगर शौहर, बाप या भाई खातून पर हाथ उठाए, उसे ज़द-ओ-कोब करे, तो उसकी इत्तला मुतासिरा खातून हेल्पलाइन के नंबर पर पुलिस को दी जा सकती है। पुलिस वाले तहकीक के बाद मर्द को वार्निंग देंगे और अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो उसके हाथ को एक मखसूस कड़े की जीनत बना दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मर्द का जुल्म और तशद्दुद के फेल का अमल दोबारा साबित हो जाए तो उसको 2 दिन के लिए घर से बेदखल कर दिया जाएगा। क्या मैं हवा की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरे साथ इसी तरह तशद्दुद होता रहेगा? अब ये हमारी खवातीन का फर्ज है कि वो बिला खौफ व खतर हेल्पलाइन पर फ़ोन करें ताकि उन जालिम मर्दों को उनके किए की सज़ा मिल सके। आज के प्रोग्राम में खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बिल पर मर्दों, औरतों और आम शहरियों का रद्द-ए-अमल जानने के साथ साथ खवातीन के साथ होने वाले मज़ालिम की दास्तानें भी पेश करेंगे। हमारे यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में किसी भी गरीब फैमिली का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर किसी गरीब की बेटियाँ हों तो शादी के मामलात भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक भाई हैं, उनके साथ मसला हुआ, उनकी बेटी से रिलेटेड है और जवान बच्चियाँ भी मौजूद हैं, तो पूछते हैं इनके साथ क्या रहा, क्या हुआ इनके साथ। नादिया के अम्मी अब्बू और बाकी ये 5 बहनें हमारे साथ हैं। नादिया की अम्मी से पहले तफसीलात लेते हैं। हाथ में तस्वीरें हैं इनके। ये नादिया की तस्वीर है। कितने साल की थी आपकी बेटी? ये मेरी बेटी 20 साल की थी। सबसे बड़ी बेटी है? सिर्फ एक बेटी की शादी हुई है अभी आपकी? हाँ, एक बेटी की शादी हुई मेरी। किससे शादी की थी आपने? गरीबाबाद में की थी, दूर के यानी जान पहचानने के थे, बस कोई रिश्तेदारी नहीं थी। अच्छा, जान पहचान के लोग थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ नादिया के साथ? यानी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते थे। मियाँ बीवी में? नहीं, मियाँ बीवी में तो बाद में होते थे, सास से होते थे। यानी हर चीज़ देने के बाद भी वो ये कहती थी कि मेरे बेटे को सोने की अंगूठी नहीं दी, कोई चीज़ बाइक नहीं दी, मुझे सलामी में फलाना नहीं दिया, तो मैं कैसे बाइक दे देती और सोने की अंगूठी दे देती। पीछे मेरी 5 बेटियाँ और भी है ना। आपने गरीब घर में ही लड़की दी, उसके बावजूद वहाँ से ताने मिलते थे? जी, हर वक्त यानी इसी बात के ऊपर वो लोग ना बातें सुनाते रहते थे उसको, और फिर मारती भी थी वो, और पूरे घर का काम करती थी मेरी बेटी। रात के 3, जब छोटा बेटा था 3 बजे रात के कपड़े धोती रहती थी, पूरे घर को लेके चलती थी। महल्ले वाले यही कहती थी, कभी ये यानी शिकायत नहीं सुनी मेरी बेटी की किसी ने महल्ले के अंदर, जिस तरह वो ससुराल। कितने अरसे शादी रही है? बस 1 साल 4 महीने शादी चली है। एक बच्चा है? जी, उसका एक बच्चा है, भी 10 महीने का हो जाएगा मार्च में। कहाँ है वो? उन्हीं लोगों के पास है, जालिमों के पास। आपकी बेटी घर पे आ गई थी? हाँ, मैं अपनी बेटी मेरी घर पे आ गई थी जब इसने यानी जलाया था ना उसको, बच्चा जलाया था? हाँ, उसका सीना जला हुआ था, तो मैंने कहा ये निशान तेरा कैसे पड़ा, तो कहने की ये अदनान ने अम्मी मेरे को जलाया था। तो वो क्यों जलाया था, बताया? वो इस बात के ऊपर यानी माँ जो भरती थी ना बेटे के कान, सारी माँ है इसके अंदर, माँ की वजह थी ये बेटी कहानी। क्या हुआ, दुनिया से कैसे चली गई? तो ये मैं जब यहाँ, जब मैं मेरी बहन का इंतकाल हुआ तो मैं वहाँ बैठी हुई थी अम्मी के घर अपनी,
तो इसका देवर आया मेरी बेटी का, कहने लगा एक जोड़ी कपड़ों की ले लो, वो तुम्हारी बेटी की ना बहुत हालत ख़राब है। तो मैं अब्बासी पहुंची, ना ही कोई डॉक्टर ना कोई उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। बेड पे से 3 दफ़ा गिरी है मेरे सामने, और ये ससुराल वाले इतनी दूर ढाटे लगा के बैठे हुए थे। तो गिरी क्यों बेड के ऊपर से? वो उसकी तकलीफ बहुत थी पेट के अंदर। तो मैंने पूछा भी क्या हुआ नादिया, तो कहने लगी अम्मी मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है। इसका शौहर अदनान इसी तरह खड़ा हुआ था, इसने हाथ भी बीवी के नहीं लगाया। तो मैंने कही क्या हुआ, तो कह रहा सुबह से ये ड्रामे कर रही है। आपने देखा उसके सर पे कहीं चोट की निशान हो, हाथ तो पैर पे, जिस्म पे? नहीं, ये नहीं देखा। तो मैं तो रो पीट रही थी, मुझे तो यही नहीं ध्यान है कि इन लोगों ने क्या करा। तो मैंने बोला क्या करा तुमने मेरी बेटी के साथ? तो कहने लगी वो खटमल मार दवाई पी ली। अच्छा, ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि खुदकुशी हाँ, की है। जहर खाया, जहर खाती कहीं तो नहीं वो होता। तो मेडिकल रिपोर्ट बनवाते फिर वो, क्योंकि अस्पताल तो कुछ लेकर भी गए नहीं थे अगर लोगों जहर ने खाया बनवाया। होता। कुछ भी नहीं बनवाया। और जितनी भी यानी वो मेरी बेटी के जो निशान आए मार दिए, पूरी रिपोर्ट मेडिकल की रिपोर्ट मेरे पास है। अच्छा, तो ये आपने कब करवाया पोस्टमार्टम? ये 2 महीने जब कब्र खुशाई मैंने करवाई थी 2 महीने। तो आपने कब्र कुशाई क्यों करवाई? हम लोग माँ बाप थे ना, हमें सुकून नहीं मिल रहा था। इन जालिमों ने तो हमें झूठ बोल दिया ना कि जहर खाया, तुम्हें जहर नहीं आया, तो मैं कैसे यकीन इन लोगों की बातों पे करूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है, आपको क्या बताया? इसमें तो यानी 11 जगह चोटें आई हैं, पसलियाँ टूटी हुई हैं, दिमाग पे डंडे की मार दी है, दिमाग पे पूरा यानी खून जमा हुआ था। ये हाथ जब मेरी बेटी ने बचाया है ना, तो ये हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, यानी और दांत भी उसके बाहर निकले हुए थे। जब मेरी सास इसे नहलाने के लिए, गुस्ल देने के लिए गई ना, कहने लगी उसके तो दुल्हन पूरे नील पड़े हुए थे ये पसलियों पे, और ये पूरे हाथ नीला पड़ा था। और जब करवट दिलवाया ना गुस्ल के लिए, तो मुँह से यानी इतना खून निकला है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अभी आप बच्चा भी चाहते हैं कि आप लोगों को? हाँ, मैं यही चाहती हूँ बच्चा यानी मेरे को मिले, मैं खुद पालूंगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बाकायदा लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ चोट के निशान हैं। बाकायदा ये मौजूद है इस रिपोर्ट के अंदर, सारी बातें जो इन्होंने बताई हैं। बाप को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि मैंने तो कभी अपनी औलाद को मारा नहीं, बेटी को मारा नहीं, और एक दूसरा मर्द है वो आके मेरी बेटी को इस तरह से मार रहा है। असल में ये कुछ मुझे बताती तो थी नहीं कि ये बात भी आज मुझे पता चली है कि उसका लड़की का सीना भी कभी ने जलाया है। देखें, क्योंकि ये आपको आज तक नहीं पता था? माँ ने भी नहीं बताया? छुपाती हैं ना औरतें कि झगड़ा ना हो। जी जी, ये मैं फ़ौरन अपनी बेटी के पास भागा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने बोला बेटे क्या हुआ? तो वो इतनी बुरी कंडीशन में थी कि वो बोल नहीं कुछ पा रही थी, तो उसका कोई अल्फाज समझ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैं बाप हूँ, मैं समझा अपनी बेटी को, क्योंकि मैंने इतने से 20 साल का करा था। तो उनने मुझे ये बोला तो मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ है, तो जलन भी तकलीफ़ भी। मैं क्या हुआ, किसने मारा है? अदनान ने 2 दफ़ा ये अल्फाज कहा, और उसकी आंखों से ऐसे आंसू निकले, दांत यूँ बंद हुए, और मैं समझ गया मेरी बेटी अल्लाह के यहाँ चली गई। तो ये आंखों देखी बात है। मैं भागा सीधा MLO साहब के कमरे में कि ये पुलिस बयान ले, ये पुलिस कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है। तो मैं जब MLO साहब के कमरे में घुसा तो MLO साहब ही नहीं है वहाँ। अब मैं MLO के कमरे से बाहर निकल रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ अदनान जो है इस शक्ल में उठाया जैसे जानवर को नहीं उठाते हैं, ऐसे हमने गर्दन में और पैरों में ऐसे हाथ डाल के और ऐसे इमरजेंसी से निकलता हुआ आ रहा है और आवाज़ दे रहा है ऑक्सीजन लगवाना है, ऑक्सीजन। देखें अब इनकी देखें चालबाजी। मैंने फिर कॉल करी शरीफाबाद थाने को, हेलो भाई आप आएँ, ये मेरी बेटी के साथ देखें क्या हुआ है, पुलिस केस है। फिर 2 आए, एक इंस्पेक्टर मकसूद और एक हवलदार, लेकिन इंस्पेक्टर मकसूद का कोई अच्छा रवैया नहीं था। अब मेरे से कुछ इतनी बातें करके मेरी औरत को साइड में लेके गए और मेरी औरत को ये भरा कि इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना, इसके दिल निकल जाएगा, गुर्दे निकल जाएंगे, फेफड़े निकल जाएंगे। अब इनने रो रो के मेरे को पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया कि नहीं मेरी बेटी को ये मारा इन्होंने, अब तुम कटवाओगे भी, ये बहुत जुल्म। एक माँ थी, उसका माँ का दिल ऐसा ही होता है, ये अल्लाह के घर से हवाला है। जैसे तैसे करके FIR मेरी कट गई, मैं वहाँ लिखवा रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि मेरी माँ और बहन ने ये तशद्दुद के निशान देखे हैं, भाई आप तशद्दुद वाली। मैं तस्वीरें भी दिखाती चलूँ यहाँ पे नादिया की, ये इनके पास हैं। ये ज़्यादा उम्र की लड़की नहीं है, ये अभी शादी हुई थी उसकी। ये है नादिया का शौहर अदनान। अच्छा, आपने बताया था इसकी जो है वो बेल हो गई थी।
जी, ये कच्ची ज़मानत में फिलफोर पे मेरी जो एफआईआर है ना, गरीब की एफआईआर पे ये आज तक नहीं कभी ना पकड़ा गया, ना पुलिस ने गिरफ्तार किया, बल्कि पूरी पुलिस जो है ना इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देती है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं आप लोग? मैं तो चाहता हूँ, देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि मुझ गरीब को भी तो इंसाफ दिलाएं। मैं आज 8 महीने हो गए हैं, थाने वालों ने मुझे 3 महीने धक्के लगवाएं। मैं बस मेरी सज़ा ये कि मैं नहीं दे सकता मिठाई और ये वो, बस ये मेरी सज़ा है, ये कसूर है। लेकिन मैं अपने वतन से बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। अदालतें इंशाअल्लाह ताला मुझे इंसाफ देंगी। आप लोग बहनें हैं, ये पकड़े, मुझे बताएं कभी आपको बताया नादिया ने कि मेरे साथ इस तरह मेरा शौहर जुल्म कर रहा है या सास जुल्म कर रही है? नहीं, उनकी अम्मी भी ऐसी थी। उनकी अम्मी जो है ना, कि उनके घर में है ना कोई मर्द दूसरा आदमी रहता था उनके घर में आके, जो ये अपने बेटों से और किसी से पिटवाती रहती थी हमारी बहन को। तो अदनान के साथ खुश थी शुरू में नादिया? आज तक मैंने अपनी बहन को खुश नहीं देखा कभी भी। हमने कभी ये नहीं देखा कि कोई शौहर जो अपनी बीवी को इतना तशद्दुद कर रहा है या कोई भी शख्स आदमी औरत पे इस तरह से तशद्दुद कर रहा है तो उसको सलाखों के पीछे या हमने किसी जुर्म की सज़ा पाते हुए देखा नहीं है। तो अभी इस बात का मकसद यही है कि इसकी बेटी के जितने भी लोग कसूरवार हैं उसकी मौत के पीछे, उनको जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए। वो यही बोलते थे कि इसको कुछ पकाना नहीं आता है, इसका रंग सांवला है। इंतज़ार करो, थोड़ी दिन की बात है, मैं आऊँगा तो मैं मंगापीर में आके तुझे पूरी चेम्बर खाली करके इतनी गोलियाँ मारूँगा कि तुम याद रखोगे। एक और केस हमारे साथ है और अक्सर ये होता है कि ख़वातीन अपने शौहरों के हाथों वायलेंस का शिकार होती हैं। लेकिन न सिर्फ शौहर बल्कि हमारे यहाँ आजकल बाप और भाई भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं उनके कि वो गैरत के नाम पे भी लड़कियों के कत्ल कर डालते हैं, अपनी ही औलादों के, अपने ही खून के कत्ल कर डालते हैं। तो ये गलत है। ये केस क्या है, अंदर जाके हम आपको बताते हैं। हुमा नाम की लड़की, ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी, 18 साल की हुई थी शादी के बाद। और छोटी उम्र में ही माँ बाप शादियाँ करा देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो जाते हैं। हुमा के साथ साथ इसकी एक और बहन की शादी हुई थी जो कि किसी और ख़ानदान में हुई थी। लेकिन बदकिस्मती, बदनसीबी हुमा के साथ हुई कि उसको शादी के कुछ ही महीनों के बाद इस तरह कत्ल कर दिया गया। क्या रुदात है, अम्मी हैं, उसके वालिद हैं, दादी हैं, सब सोगवार हैं कि बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती हो गई कि शौहर से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। लाखों में एक, लाखों लड़कों की एक लड़की है मेरा, इसका आंख किसी ने देखा नहीं। मैं इस वजह से रोएगा, रात और दिन में रोएगा। हमारा लड़की जैसी बल दूसरा लड़की नहीं है, इतना होशियार है, इतना ऐसे सपा दिल। ये जो बच्ची थी हुमा, इसने आके घर पे बताया कभी कि मेरा शौहर मुझे मारता है, कुछ करता है? 2 महीने पहले सही था, फिर गवादर में गया नौकरी के लिए। हाँ। फिर उधर से टेलीफोन पर बात करते हैं, उसका माँ जो नन, नन का बस तो नहीं क्या हुआ, 7 महीने बाद, 7 महीने बाद वांसी किया। क्या हुआ था, अम्मी से पूछती हूँ मैं इनकी। ये बता रही हैं कि इस तरह अचानक 7 महीने बाद ही खबर दी। बीच में कितनी दफ़ा आई है हुमा आप लोगों के पास? आते रहते थे, वो इसके पापा लेके आते थे। शुरू में 2-3 दफ़ा वो लोग लेकर आए होंगे, उसके बाद फिर वो लोग नहीं लेकर आते थे। तो फिर ये इस पे बकरीद पे आई थी। उसके बाद ना बकरीद पे आई तो थोड़ी सरसरी बात हम लोग को पता लगी। हम लोग को जब पता लगी तो हम लोगों ने उसको बोला कि बेटा बात करेंगे उनसे। तो कहने अम्मी सही है, अभी तो कोई मसला इतना नहीं है। मियाँ बीवी में, हर मियाँ बीवी में थोड़ी तू हो जाती है। तू मैं किस बात पे होती थी? वो यही बोलते थे कि इसको कुछ पकाना नहीं आता है, इसका रंग सांवला है। ये बातें फिर शादी से पहले रंग सांवला नजर नहीं? तो पहले उनको नजर नहीं आया था। ये शौहर बोलता था, सास बोलती थी? इसकी सास बोलती थी, इसकी नन भी परेशान इसको करती थी। 1.5 महीने से वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर मैं मैसेज करता रहा, फिर भी नहीं उठाया। फिर जब आया तो मैंने इसकी बहन से, वाला से बात हुई कि भाई क्या मसला है कि हमारा फ़ोन आप नहीं उठा रही। तो आ गए नौकरी से, तो
क्या मकसद है इसका। तो मैंने पूछा कि भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, अब तो ये नौकरी पे आया। तो इसकी बहन कहने लगी कि भाई दानिश कल परसों आया हुआ है, अभी तक हुआ है, मैं इनसे मालूमात करता हूँ कि भाई आपने इसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया, फिर लड़की के साथ आपका रवैया इस तरह क्यों है। और उसी रात को बच्ची को मार दिया इन लोगों ने। मार के सुबह मुझे 7:15 बजे फ़ोन किया दामाद ने कि हेलो। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मुझे खुशी हुई। मैं बोला बेटा मेरा दामाद जो है ना, इसने तक फ़ोन नहीं करा था, आज सुबह इसने फ़ोन किया। मैंने हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? बोले देखो लाला वही हुआ ना जिस बात का डर था। मैं बोला बेटा क्या हो गया? इसने बोला हुमा ने खुदकुशी की। इन्होंने चिल्ला के बोलेंगे वो नहीं कर सकती, पढ़ी लिखी लड़की है। मैं बोला खुदकुशी क्यों करेगी? बोले आप आके देख लो। फिर आगे से इसने लाइन काट दी। लाइन काटने के बाद फिर मैंने रिश्तेदारों को और कज़न को फ़ोन किया। फिर हम लोग इसके घर पे पहुंच गए। जब वो हम लोग पहुँचे तो पहले पुलिस वाले पहले खड़े हुए थे। तो हमने उसको बोला अंदर जाने दो। उसने बोला साहब आएगा। तो इतनी देर में साहब आ गया। सादों कपड़ों में भी थे और वर्दी में भी थे। फिर दरवाज़ा खोला तो हम लोग अंदर चले गए। जब अंदर चले गए पुलिस के हमारा, तो देखा दरवाजे को कुंडी लगी हुई थी और 4 फुट की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की इतनी बड़ी कि उसमें 2 इंसान आराम से आना जाना कर लेगा। उसके बाद जब हम लोग जैसे अंदर गए, मैंने देखा बच्ची को 2 दुपट्टों के साथ बांधा हुआ है, घुटने उसके पर्स पे थे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसके सामने खड़ा हो गया। मैंने देखा उसको, तो पुलिस वाला भी साथ खड़ा हुआ था जो साहब था। उसने फिर मोबाइल निकाला, उसने ये वीडियो बनाई। वीडियो पूरी बनाई ऊपर से लेके नीचे तक। घुटने इसके यूं पर्स पे थे, जैसे ये मैं आपको उसकी स्टाइल बता रहा हूँ, यूं है और एक हाथ इसका ऐसा पीछे किया हुआ है। इसका मतलब कि पीछे से इनको पकड़ा हुआ, हाथ पे जो है ना ग्रिप के निशान थे। उस टाइम पे जब इसने वीडियो बनाए, फिर उसकी नीचे उतारा, स्ट्रेचर पे डाला। फिर हम लोग अब्बासी अस्पताल गए। तो जो एमएलओ था उसको भी मैंने कहा कि देखो इसके हाथ पे जो है ना ग्रिप का निशान है, और एक बाली जो है ना उसकी टूटी हुई है, वो अभी हमारे पास है। वो टूटी हुई बाली फिर हमको जब यहाँ पर हम लोग नहला रहे थे तो उस टाइम पे हमें कपड़ों में मिली। तो उस बाली की पोस्टमार्टम में भी जिक्र है। उसके बाद फिर हम लोग आए, फिर तदबीन वगैरह किया, फिर गए FIR वगैरह कटवाया। FIR कटवाए 4 बंदों पे, इसकी शौहर, इसकी बाई, उसकी सास और नन पे। सब लोग एक ही घर में रहते हैं? सब तकरीबन उस रात को तकरीबन 3 कमरे, 60 गज का घर है, 60-70 गज का घर। के घर में इतने सारे लोग रहते हैं? 8-10 अपराध थे। अच्छा, अगर शौहर से तल्ख कलामी हो भी रही है बीवी की और वो उसे मार भी रहा है, तो बाकी लोग नहीं बचाने आते? वो सब कत्ल देखते रहते हैं कि कत्ल हो रहा है? ये इसकी नन की ये बकौल है कि रात को इनके घर पे कोई मेहमान आया था। अच्छा, फिर वो मेहमान जो है ना रात को 12-12:30 बजे इनके घर से गए। अच्छा, तो और 1:30 बजे इसकी नन कह रही कि हमने इसको खेले खिलाए। 1:30 बजे हुमा ने हमारे साथ खेले खाए, ठीक है। और पोस्टमार्टम की जो 8-8:15 बजे हम लोगों ने निकाला था, पोस्टमार्टम जो हुई थी, पोस्टमार्टम में ये कह रही कि ये 5-6 घंटे पहले इसका जो है ना मौत हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि रात को 2-2 बजे, तो जब 1:30 बजे सब बैठ के फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, तो 2-2 बजे 10 अपराध कैसे सो गए? दानिश ने बताया नहीं कि ये खुद कहाँ था जब ये खुदकुशी की है उसने? ये कह रहे, ये पुलिस वाले को ये कह रहे कि मैं बराबर वाले कमरे में सो रहा था। अगर बराबर वाले कमरे में अच्छा, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद इसने एक तलाकनामा भी पेश किया कि मैंने इसको तलाक दी थी 5-6 महीने पहले का, जिसका हमें कोई पता ही नहीं। जब आपने तलाक दी तो आपने घर में कैसे रखा? तो कहने लगे हम भगाते थे, बाप लिया था। तो पुलिस वाले ने कहा भाई अगर बाप लिया था तो तुमने किसी पेश इमाम को बोला, मोहल्ले में किसी को बोला, किसी दुकानदार को आपने बोला? तो वहाँ इसने तलाकनामा तो तैयार किया हुआ है, लेकिन किसी के वेटेट्स नहीं है। तो गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी दोनों की हुई थी। और लेडीज़ ने हैदराबाद भाग के वहाँ से 4 दिन का ज़मानत लिया था। हाँ। फिर यहाँ आकर सिटी कोर्ट से इसने ज़मानत कराई थी, सास और नन। फिर ये लोग तारीखों पे आना जाना चलता रहा 1.5-2 महीने 2.5 महीने तक। फिर जो है ना सिटी कोर्ट ने इनको अंदर कर दिया। फिर अभी हाई कोर्ट से इनकी ज़मानत हुई, दोनों लेडीज़ की, और जो देवर है उसका। हाई कोर्ट ने इन तीनों को ज़मानत दी है। जब जेल कस्टडी में थे तो उसने मुझे जो है ना धमकी दी कि मैं इंतज़ार करो, थोड़ी दिन की बात है, मैं आऊँगा तो मैं मंगापीर में आके तुझे पूरी चेंबर खाली करके इतनी गोलियां मारूंगा कि तुम याद रखोगे। और पुलिस वाले ने उसको फिर सीधा किया, बोले सीधा चल। तो वो भी मैंने दरख्वास्त लगाई थी हाँ, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको ज़मानत दी। लेडीज़ की तो ज़मानत चलो हो जाती है, कभी भी 2 चार्ज आदमी, इस लड़के का क्यों की? तो इस पर मुझे डाउटफुल लग रहा है कि जो लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, जिसने कत्ल किया अभी केस ट्रायल पे नहीं लगा और हाई कोर्ट ने इसको ज़मानत दी, और हमें अपने जान पे डर है क्योंकि घर वगैरह तो सारे देखे हुए हैं और ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। दानिश पहले भी जो है ना इसके ऊपर FIR वगैरह कटी, डकैतियाँ करता था और इसको चालान हो चुका है, अजीज़ भट्टी थाने का है। और इससे पहले भी जो है ना एक लड़की को ये तलाक दे चुका है।
जिसका हमें पता था, लेकिन एक और लड़की की केस है वो बंगाली थी, उसका हमें नहीं पता था। हाँ। हमें इस वाकयात के बाद फिर पता चला कि एक लड़की से पहले कोई मोहब्बत का चक्कर चला रहा था, बंगाली है, बराबर मेरे थी। उस बच्ची को भी उसने खुदकुशी की या इस्तेमारा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बकरीद पे जब आई थी और जब जाने लगी तो मैंने उसको कहा, बेटा जब आपको इतना तंग करता है, टॉर्चर करता है, तो बेटा फिर मत जाओ। बोले नहीं पापा, नए नए घरों में होता है, अभी तो वो नौकरी पे है, जब वो आ जाएंगे अगर वो मेरे साथ सही हुआ तो ठीक है, अगर सही नहीं होता छोड़ना चाहते हैं पापा आप लिया ना, लेकिन है कि फिर आगे मुझे पढ़ना है, मुझे जो है ना आप कॉलेज में दाखिला कराओगे? मैं बोला बेटा बिल्कुल कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा। बोला फिर पापा मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। बस मेरी किस्मत में इतनी खुशी थी, 7 महीने की खुशी थी, लेकिन ये पापा प्रॉमिस करोगे मुझे पढ़ाओगे? मैं बोला बेटा बिल्कुल पढ़ाऊंगा। जो डॉक्टर बनना चाहती थी वो कैसे खुदकुशी कर सकती है? वो कर ही नहीं सकती खुदकुशी। वैसी बच्ची थी, कभी कोई से नाराज नहीं हुआ, इतना छोटा बच्चा भी नाराज नहीं हुआ। अगर इनको कुछ चाहिए था हम अपना पूरा घर बेच देते, इनको सब कुछ दे देते कि हमारी औलाद से बढ़ के तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो कभी जहेज का उन लोगों ने मुतालबा किया? जहेज वगैरह तो सारी मैंने दी थी, जितना लड़की की जहेज होती है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ दिया था। अच्छा, उसका जहेज वापस आया, उसकी चीज़ें वापस आई? जहेज का हमें इतना फिक्र नहीं है, उसके अंदर हमारी पूरी फैमिली वालों की तस्वीरें और बच्चियों की तस्वीरें। हमें इस बात का डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उन तस्वीरों के साथ ये लोग दूसरे के कर लें। अभी केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट वालों को मैंने दरख्वास्त वगैरह दी, लेकिन मुझे उस फर्नीचर का जब बच्ची नहीं है तो फर्नीचर का मैं क्या करूँगा? वो तो मैं लेकर आऊँगा तो समझ लो हम फिर एक समझ लो एक लाश सामने आ जाएगी, फिर हमारे लिए गम और ये बहना रोना धोना लगा रहेगा। फर्नीचर का या चीज़ों का मुझे इतना फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे वो कागजात और तस्वीरों के लिए फिक्र बना हुआ है। अभी आप क्या चाहते हैं, कानून से क्या चाहते हैं? कानून से हम यही चाहते हैं, हमारा चीफ जस्टिस से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें जो है ना इंसाफ मिलना चाहिए, और हमारी जान को ख़तरा इन लोगों से जो हाई कोर्ट ने इनको ज़मानत पे दिए, हमें धमकियाँ दी और हमें फिक्र पड़ी है कि हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये हम लोगों ने एहतजाज किया था, आर्मी चीफ, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर और चीफ जस्टिस आला हकाम से हमने अपील किया कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि जितने केसेस हम आज इस एपिसोड में दिखा रहे हैं उनका फैसला जल्द से जल्द हो जाए। इनके पास कोई हाई फाई वकील नहीं है, कोई एक्सपेंसिव इन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है जिसके ज़रिए ये अपने केस को आगे तक पहुँचा सकें या स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो एक ज़िंदगी जाने से पूरा घर जो है वो एक ज़िंदा लाश की सूरत पेश करता है, जिस तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं। जज साहब को थोड़ा सा शक हुआ, तो उसके बाद उन्होंने जो है कंप्लेनेंट को जब बुलवाया तो उसने रो के कोर्ट में बताया कि मेरी बेटी को मारा है इन्होंने और मैंने कोई राजीनामा नहीं किया, पुलिस ने मुझे डरा धमका के साइन करवाए। जो खाविज ऐसे करते हैं उनको इबरतनाक सजा दी जाए। ख़वातीन के दोनों कत्ल के केसेस लियाकत अली ख़ान जो कि एडवोकेट हैं, हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में आते हैं, इनके पास हैं। और अक्सर ये होता है कि खुदा तरसी में और एक सोशल वर्क के तौर पे फ़ी सबीलिल्लाह ये कुछ गरीबों के केस ख़ुद से हैंडल कर लेते हैं। तो ये 2 केसेस भी इन्हीं के पास हैं, तो इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं कि आखिर औरत को कब इंसाफ मिल पाएगा। अब मुझे बताइए कि इन केसेस को इतने महीने गुजर चुके हैं, तो सबसे पहले मैं वो वाला केस डिस्कस करना चाहूँगी जो तशद्दुद के बाद एक बच्ची मरी है। देखें, ये नदीम साहब हैं, उनकी बेटी मरी है, ये लियाकताबाद का केस है जी। जो फैक्ट्स मुझे कंप्लेनेंट ने बताए हैं, जो केस के अंदर लिखा है कि उसकी बेटी की 1.5 साल पहले शादी हुई थी और उसकी 6 बेटियां, उसको कोई बेटा नहीं है। जो ना वो बता रहा था कि मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे जो है ना सही तरीके से रह रही थी और एक उसका बेटा पैदा हुआ। इसी दौरान जो है ना उसके शोहर से अक्सर जो है ना लड़ाई झगड़ा होता था और शोहर उसका काम नहीं करता था, चोरियाँ करता था। अच्छा। और वो लड़की उसको कहती थी कि आप जो है ना जाके काम करें और आके जो है ना घर में खर्चा दें। उन्होंने इस बात पे इनके खिलाफ होते थे कि जिस दिन ये बच्ची को उन्होंने तशद्दुद किया और मारपीट की, जिससे जो है ना काफ़ी वो उसकी पसलियाँ वगैरह टूट गई, उसके जो है ना खून जम गया, सर पे उसको चोटें आई, लेकिन उसके वालिद साहब को ये फौरी तौर पे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद इसके वालिद को जो है ना फ़ोन किया कि आपकी बेटी ने जो है ना वो चूहे मार दवाई पी ली है, तो आप फौरी तौर पर अब्बासी शहीद आ जाएँ। जब वो वहाँ पहुँचाए तो वहाँ उन्होंने जो है ड्रामा किया है, एंट्री करवाई अपने आप को बचाने के लिए, फिर वहाँ से लेके आगा खान गए।
जब इस आगा खान गए तो ये भी साथ चला गया। बाद में उस लड़की जब एक्सपायर हो गई है नादिया, तो उसके बाद अपने घर ले गए। उसके वालिद साहब को नहीं आने थे जनाजे में। जब उसको ईद यूम ले गए, वहाँ उसको कफन के लिए गुस्ल हो रहा था, उसकी दादी गई है और उसकी खाला गई है, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो बच्ची के ऊपर पूरे नील के निशान थे। उसके बाद FIR जो है ना इसकी उन्होंने कटवाई है। FIR कटवाने के बाद पुलिस की बेहसी इसके अंदर यह है कि बजाय उन्होंने उसका मेडिकल करवाते, कोई उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया। मुलजमान के साथ साजबाज करके उनको भी थाने में बिठा के रखा, इसको बुलाया वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है ना स्टाम्प पेपर के ऊपर उससे साइन लेके इस केस को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर यहाँ C क्लास करके ले आया कि कंप्रोमाइज़ के ऊपर केस ख़त्म हो गया। जब जज साहब को थोड़ा सा शक हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो है ना कंप्लेनेंट को जब बुलवाया तो उसने रो के कोर्ट में बताया कि मेरी बेटी को मारा है इन्होंने और मैंने कोई राजीनामा नहीं किया, पुलिस ने मुझे डरा धमका के साइन करवाए। उसके बाद जज साहब ने 60 दिन के बाद उस बच्ची का जो है ना पोस्टमार्टम कराया, उसकी कब्र कुशाई हुई है। कब्र कुशाई के बाद जो है ना डॉक्टर ने अपनी ओपिनियन दी है कि इसको तशद्दुद से मारा गया है। और फिर पुलिस ने अदालत के हुक्म से चालान सबमिट किया है। जब मुलजमान ने देखा कि हम इसमें फंस रहे हैं, पहले उन्होंने पैसों की ऑफ़र की है, पैसों की ऑफ़र जब उसने ठुकरा दी तो उन्होंने फिर जाके अबूरी ज़मानतें करवाई हैं। अबूरी ज़मानतें उनकी हो चुकी हैं, अभी इसके ऊपर हमारे बहस हो चुकी है अदालत के अंदर, जो है ना अभी इनकी ज़मानत का फैसला होना बाकी है। कि इस तरह के केसेस में अब चूँकि बिल पास हुआ है पंजाब असम्बली में, तो कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे केसेस को रिजॉल्व कर देना चाहिए, फैसला सुना देना चाहिए। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि बिल पास हो गया, अब बिल पास होने से ये है कि ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद के केसेस हैं, जैसे आपने कहा 6 महीने में निपटाए जाएंगे, उसमें कंप्लेंट सेंटर बनाया जाएंगे अगर किसी खातून को कोई तशद्दुद करता है। लेकिन ये बिल अभी पास हुआ है, इसके ऊपर डिबेट होना बाकी है। आपने देखा कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इतराज़ात किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये नया बिल तो आप लेके आ गए, इससे पहले जो आपके पास कवानीन है उनके ऊपर आपने कितना इंप्लीमेंट करवा लिया। जो आपके पास कागजों की हद तक कानून मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट नहीं करते, आप अमल दरामद नहीं करते। जो ना अच्छा, हुमा के केस की अगर हम बात करें तो हुमा का ये दिखाया गया कि उसने सुसाइड किया। आपने देखा है कभी कि इस तरह से कोई खुदकुशी कर सकता है कि दुपट्टे से अगर लाश लटकी हुई है तो उसकी टांगे जो हैं घुटनों तक ज़मीन से टच हो रही हैं? जो शख्स जो है ना खुदकुशी करता है तो ऊपर लटका हुआ होता है, ऊपर लटका होता है, और वो इतनी उसको पता है कि मैं अगर स्टूल को लात मारूंगा तो मेरे पाँव ज़मीन से नहीं गिरेंगे, नहीं ज़मीन से नहीं लगेंगे, टच नहीं होंगे। यहाँ तो जो है ना ऐसा लगता है कि उसको मार के उसको फांसी दे के उसके बाद जो है उसको पंखे से लटका दिया गया जो ना। उसके बाद प्री प्लान जो है ना उसके वालिदैन को फ़ोन किया गया, पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई है। लेकिन जहाँ तक इसमें मुलजमान पार्टी ने इवन के जो उसके विटनेस थे केस के, जो उनके खिलाफ भी झूठी FIR कटवाई, उसके वालिद साहब के खिलाफ भी झूठी FIR कटवाई, उनको टार्चर करने और हरासमेंट करने की पूरी कोशिश की है। आप एज अ वकील मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इस तरह के केसेस में औरत मजलूम होती है या मर्द जो है वो शिकार हो जाता है? मेरे ख्याल में औरत ही मजलूम है, और यहाँ जहाँ तक मुलजमान को सज़ा देने के लिए ये हमारे पास एविडेंस काफ़ी है। कंप्लेनेंट की तरफ से उनको FIR में नामजद करना, गवाहों को गवाही देना और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है ना हमारे फेवर में आना। मुफ्ती नईम साहब के साथ हम हैं और आज इनके पास आने का मकसद ये था कि चूँकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कि सबसे ज़्यादा औरतों के हुकूक की बात करता है, और चूँकि अभी रिसेंटली बिल पास हुआ औरतों के हुकूक के लिए ही, तो मुफ्ती साहब का भी एक बयान सामने आया था, तो उस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगा ये जो बिल पास हुआ पंजाब में असम्बली में, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत है, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ हुस्न सलूक करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर एक खुतबा दिया और जिसमें आपने नसीहत की और वसीयत की कि मैं तुम्हें इस बात से खौफ दिलाता हूँ कि तुम औरतों के साथ ज़्यादती नहीं करना। बिल्कुल। तो इस्लाम ने हुकूक बहुत रखे हैं, इसमें कोई तसव्वुर नहीं। लेकिन मसला ये है कि ये जो पंजाब असम्बली ने बिल पास किया है, ये बिल जो है हमारे कल्चर और इस्लाम के एतबार से सही नहीं, इसलिए कि मिसाल के तौर पर इस बिल की चंद शिक़ें हैं। उसमें एक शिक़ ये है कि औरत पर अगर तशद्दुद हो या घरेलू कोई नाचाकरी हो, औरत को एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा और वो फ़ोन करके जो है पुलिस को बुला सकती है। पहली बात तो ये है कि हमारे कल्चर के अंदर तशद्दुद के वाक़यात कितने होंगे, मिसाल के तौर पर 1% होंगे, ये 2% होंगे, ये 3%। अब जब औरतों के लिए बनाया जाएगा कानून, जैसे कि ये मगरिब में बनाया गया है, अमेरिका, मैं अमेरिका 30 साल गया हूँ, तो मगरिबी ममालिक में जो है जब औरतें नाराज़ होती हैं तो फ़ोन कर देती हैं
पुलिस आ जाती है तो वहाँ तो चूँकि ख़ानदानी कोई निज़ाम नहीं है, तो नतीजा ये होता है कि वो मर्द जो है कहीं और चला जाता है, औरत कहीं और चली जाती है। हमारे यहाँ ये ख़ानदानी निज़ाम है, हमारे यहाँ बच्चे हैं, औलाद हैं, हम जुड़े हुए। अगर औरत इस तरह फ़ोन करके पुलिस को बुला लेगी, कुछ हकीकत भी होगा और कुछ जो है उसके अंदर ऐसा होगा कि मामूली सी बात में औरत बुला लेगी। नतीजतन क्या होगा कि फिर वो हमारे यहाँ जो नस्ली जोड़ है, कल्चर का जोड़ है, वो ख़त्म हो जाए। एक मरतबा अगर मर्द को ये कहा जाए कि आप 48 घंटे के लिए बाहर हो जाओ, तो आप बताइए कि उसके बाद हमारे कल्चर के अंदर वो मर्द कभी बाहर नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। वो कहेगा मुझे निकाल दिया है, अब मैं क्यों आऊँ। हमारे यहाँ तो औरत नहीं कमाती, ज़्यादातर तब कहिए कि मर्द कमाता है। अब मिसाल के तौर पर रोज़ाना कमाने वाला आदमी वो चला जाएगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, फिर वो बच्चों पर गिरफ्त और कंट्रोल क्या होगा। फिर वो कड़ा जब मर्द को पहनाया जाएगा तो कड़ा पहनकर वो बीवी बच्चों से मिलेगा तो बच्चे पूछेंगे अब्बा ये तुम्हारे को कड़ा क्यों लगा है। लेकिन मुफ्ती साहब कानून तो उन लोगों के लिए बनता है ना जो कानून तोड़ रहे होते हैं, जो गलत काम कर रहे होते हैं। कानून तो बनता उसके लिए, तो क्या पता है ऐसे मर्द भी मौजूद हों जो कि बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उनकी बीवियां सहती हों या वो खवातीन सहती हों। उसके लिए आइन के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं। वो जाकर FIR कटवा सकती है, वो खुला ले सकती है। अब अमेरिका के अंदर क्या है, मैं एक मरतबा अमेरिका में एक मस्जिद में बैठा हुआ था, वहाँ बैठा हुआ था, एक साहब ने रात के 2 बजे खटखटाया, बारिश हो रही थी। हमने बोला भाई आपने क्यों खटखटाया। कहने लगे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सो रहा था घर के अंदर, पता नहीं बीवी के जहन में क्या आया, कोई थोड़ी सी ऐसी बात की, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने कहा घर से निकल जाओ। और बनियान के अंदर मैं आया हूँ, मुझे चप्पल पहनने की भी इजाज़त नहीं थी, मेरे पास कोई जगह नहीं थी, मैं मस्जिद में आ गया। फिर हमने उसकी बीवी को फ़ोन किया, उसने कहा मुझसे गुस्से में हो गया है, आप उनको भेज दी। तो हमारा कल्चर जो है ना वो इस तरह की इजाज़त नहीं देता। तो मुफ्ती साहब हमारा कल्चर भी बहुत चेंज होता जा रहा है ना, और हमारे कल्चर में अक्सर मेजॉरिटी लोग ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि औरतें बहुत दबी हुई रहती हैं मर्दों के सामने। उसके लिए और अपने हुकूक के लिए वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आवाज़ नहीं उठा सकती। देखें उसके लिए शरी अदालत भी है हमारे यहाँ, और उसके लिए पाकिस्तान का आइन जो है औरतों को तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल इजाज़त देता है। लेकिन अगर हम अलग से एक तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बनाएंगे, फिर इस कानून में ये भी है कि औरतों के लिए शेल्टर बनाया जाएगा। अब आप बताइए कि जब हमारी बीवी बच्चे शेल्टर में चले जाएंगे, ठीक है बाज़ मरतबा ज़्यादतियाँ मर्द की तरफ से होती हैं, हम उससे इनकार नहीं, उन्हीं केसेस लेकिन अब उस शेल्टर के अंदर आपको मालूम है क्या होता है कि औरत वहाँ बनेगी नहीं, वहाँ और ज़्यादा बिगड़ेगी। आपको मालूम है कि दारुल अमान जितने बने हुए हैं उस पर हमारी कोर्टों का भी एतमाद नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी पिछले दिनों ही 3-4 लड़कियों की जाने गई हैं, उन्होंने किसी की मदद नहीं मांगी, सिर्फ उन्होंने अपने घर वालों को बताया, अपने खानदान वालों को बताया, वो मिलके बैठे, उन्होंने ये फैसला किया कि शौहर तो करते ही रहते हैं इस तरह की चीजें, तुम बर्दाश्त करो। अब ये कसूर जो है वो औरत का नहीं, खानदान वालों का है कि उन्होंने ऐसे खामिंदों के हवाले क्यों किया। मेरा मकसद कहने का है कि हम इस मामले में बिल्कुल 100% मुत्तफ़िक़ हैं कि जो खामिद ऐसे करते हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। जी नाज़रीन, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखे, आपने केसेस भी जाने, आपने मुफ्ती साहब की जो मुफीद मालूमात हैं, इस्लामिक जो हमारे यहाँ एजुकेशन दी जाती है उस हवाले से भी आपने सारी इन्फॉर्मेशन ली। तो अब आप ही फ़ैसला कर सकते हैं कि यहाँ पे मज़लूम कौन है, और अगर कोई मज़लूम है तो वो यानी जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। और हमारा मज़हब भी इस बारे में कहता है कि अगर कोई जुल्म बर्दाश्त कर भी रहा है तो वो भी उतना ही कसूरवार है जितना कि ज़ालिम है। तो अगर औरत यहाँ पे मज़लूम है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो यहाँ हमें जो नज़र आया वो यही है कि इग्नोर कर देती हैं फैमिलीज़ ये छोटे छोटे इशू, और बाद में ये छोटे छोटे इश्यूज़ जो होते हैं ये बहुत बड़े बनकर आते हैं। जब बड़े बनकर आते हैं तो नतीजे आपके सामने ही हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि औरत को जो इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि औरत के हुकूक़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, औरत मज़लूम है, औरत ये है, औरत वो है, तो यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा। औरत को ख़ुद को उसको जानना पड़ेगा उसके हुकूक़ क्या हैं, और जो हुकूक़ हैं उनको इस्तेमाल करें पॉजिटिवली, तभी जो है एक औरत मजबूत हो सकती है और वो किसी के जुल्म का निशाना नहीं बनेगी। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और मैं सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।